बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक, आपका फ़िज़िक्स टीचर। जैसा कि आपको पता है हम 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर स्टार्ट करा रहे हैं और रिकॉर्ड करवा रहे हैं और हमने चैप्टर नंबर 2 जो है ना स्टार्ट किया हुआ है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो वेक्टर एंड इट्स टाइप्स है। जैसा कि आपको पता है कि हम वेक्टर की जो टाइप हैं उसका पहला हिस्सा हम रिकॉर्ड करवा चुके हैं। आज हम वेक्टर की टाइप्स का जो रिमेनिंग टाइप्स हैं उसको आज स्टडी करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट मैंने सोचा हुआ है, अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह गो थ्रू करना चाहते हैं तो इसको काफ़ी डिटेल में देखना लाजमी होगा। जैसा कि हमारे पहले 3 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, तो जब तक आप उनको अच्छी तरह नहीं देखेंगे तो मेरे ख्याल में बाकी लेक्चर जो भी हैं जो हमने रिकॉर्ड करवाने हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। जैसा कि स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। पार्ट 1 पहले मैं रिकॉर्ड करा चुका हूँ। आज हम पार्ट 2 को स्टडी करेंगे कि पार्ट 2 के अंदर हमारे पास जो वेक्टर आते हैं, एक तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है, उसके बाद ज़ीरो वेक्टर आ जाता है, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आ जाता है और बाकी जो वेक्टर हैं वो पहले ही हम रिकॉर्ड करा चुका हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, कि ज़ीरो वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर हम उसे क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। आते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। तो आज हमने यहाँ पे स्टडी करना है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर को हम स्टडी करें यहाँ पे, तो हमारे पास टाइप ऑफ वेक्टर जो होते हैं आज उसको देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ वेक्टर पार्ट 2, ये दूसरा पार्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में, जब पार्ट 1 हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने किया था कि हमारे पास पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। इसी तरह से हमने इक्वल वेक्टर को भी डिस्कस किया था, इसी तरह से हमने नेगेटिव वेक्टर को भी डिस्कस किया था और इसी तरह से हमने यूनिट वेक्टर को भी थोड़ा बहुत स्टडी किया था। लेकिन आज हम डिटेल के साथ इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास, वो सबसे पहले आ जाता है नल वेक्टर। व्हाट इज नल वेक्टर? नल वेक्टर क्या होता है? कि नल वेक्टर क्या होते हैं? स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं नल मीन्स जीरो होता है। नल मीन्स जीरो। नल वेक्टर का जो दूसरा नाम होता है इसको हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। नल वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड जीरो वेक्टर। इसको हम जैसा कि हम इसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं। कि हम इसको जीरो वेक्टर क्यों कहते हैं या नल वेक्टर क्यों कहते हैं, आज हम इसके बारे में देखेंगे। स्टूडेंट जैसा कि पता है कि नल मीन्स होता है जीरो। हम कैसे अपने माइंड में रखेंगे कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो, हम अगर इसको डिफाइन करें तो हम इस तरह से कहते हैं अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल हो
तो हम उस वेक्टर को नल वेक्टर कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है, इसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। अब ये जो नल वेक्टर है, अगर हम नल वेक्टर को स्टडी करें, वैसे अगर हमने अपने माइंड में इस चीज़ का कंसेप्ट बिठाना हो कि नल मीन्स जीरो क्यों होता है, तो याद रखें, कभी कभी हम क्लास में खड़े होते हैं या कुछ असाज़ा कराम या कुछ स्टूडेंट एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि आप निल हैं, बिल्कुल, आप तो बिल्कुल ही निल हैं। निल का मतलब होता है, इसका मतलब है आप बिल्कुल ज़ीरो हैं। हम आपस में मजाक करते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं, या किसी को टीचर स्टूडेंट को कह देता है कि आप तो बिल्कुल ही निल हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो नल वेक्टर को याद करने का तरीकाकार ये है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल हो, तो वो वेक्टर क्या कहलाता है? नल वेक्टर कहलाता है। तो ये जो है ना, एक हिंट है माइंड में रखने की, नल वेक्टर जीरो वेक्टर को कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर देंगे, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर। सेकंड, क्या इसकी कोई डायरेक्शन होती है या नहीं होती? हाँ जी, जब इसकी मैग्नीट्यूड ही जीरो है, मैग्नीट्यूड से मुराद आप टेल लेते हैं। एक वेक्टर की एक हेड होता है और दूसरी टेल होती है। अब मैग्नीट्यूड से मुराद आप ले लेंगे, यहां पे टेल की बात हो रही है। जब मैग्नीट्यूड जीरो है, टेल ही जीरो है, यानी कि टेल ही नहीं है किसी वेक्टर की, क्या उसकी डायरेक्शन होगी? बिल्कुल डायरेक्शन नहीं होगी, वो वेक्टर बन ही नहीं सकता। तो इस वजह से हम कहेंगे, अगर किसी वेक्टर की टेल ही नहीं है, यानी कि मैग्नीट्यूड ही जीरो है, तो फिर हम उसको वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको जो है ना आर्बिट्रेरी डायरेक्शन देते हैं, एक फर्जी डायरेक्शन लगा देते हैं। तो ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो एंड द डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो आर्बिट्रेरी होनी चाहिए। आर्बिट्रेरी से मुराद फर्जी डायरेक्शन, तो ऐसा वेक्टर नल वेक्टर कहलाता है। हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो वेक्टर है कि नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल हो एंड और इसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? हाँ जी, एंड द डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, एंड द डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी is called null vector। नल वेक्टर या फिर हम इसको कहते हैं जीरो वेक्टर। अब बच्चों इसको देखते हैं, हम समझते हैं कि हम इसको नल वेक्टर बेसिकली कहते क्यों हैं, इसका मकसद क्या होता है नल वेक्टर कहने का। अब अगर आप देख रहे हैं, जब मैंने इसको डिफाइन किया तो कुछ डिफाइन इस तरह से मैंने किया, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जो हो वो किसके इक्वल हो? वो जीरो के इक्वल हो। मैग्नीट्यूड किस चीज के इक्वल हो? जीरो के इक्वल हो। जब उसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगी, यानी कि उसकी टेल नहीं होगी, क्या वो वेक्टर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। उसको बनाने के लिए हमें एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन देनी पड़ेगी, ये वाली डायरेक्शन। उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी कहते हैं फर्जी डायरेक्शन। अपनी तरफ से फर्ज कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन ये है, एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी इज कॉल्ड नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अच्छा, एक और बात इसमें
कि अगर हम डायरेक्शन इसको आर्बिट्रेरी कहते हैं कि ये हमारे पास नल वेक्टर है, तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, हम एग्जांपल से किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है हमारे पास, फर्ज के हमारे पास दो वेक्टर है, इसकी जो एग्जांपल है, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, एग्जांपल इसकी ले लेते हैं कि लेट कंसिडर अ टू वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर इज पॉजिटिव एंड सेकंड वेक्टर इज नेगेटिव। इफ वी ऐड ऑफ बोथ वेक्टर, अगर हम दोनों वेक्टर को ऐड करें तो उसका रिजल्ट किस चीज के इक्वल आएगा, चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मेरे पास है बी है, सॉरी इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। या फिर इसको ठीक करने के लिए या आसान करने के लिए मैं इस तरह से कह देता हूं कि मेरे पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर भी ए है, मेरे पास दोनों सेम वेक्टर है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक वेक्टर पॉजिटिव है और एक वेक्टर क्या है, नेगेटिव है। वेक्टर ए जो है ये पॉजिटिव है और दूसरा वेक्टर ए ये नेगेटिव वेक्टर है। अगर हम इसकी जीरो वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, दोनों को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो फिर क्या होगा, हाँ जी, वेक्टर ए प्लस कर देंगे वेक्टर बी यानी कि नेगेटिव वेक्टर जो आपने ये लिया है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, हाँ जी, ये प्लस का है वेक्टर ए आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये वेक्टर दोबारा ए आ जाएगा। एक वेक्टर प्लस का है एक नेगेटिव का है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, रिजल्ट किसकी चीज के इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट याद रखना है, कुछ बुक्स के अंदर ये जीरो लिखा हुआ है, हालांकि ये जीरो गलत है, क्योंकि जब आप वेक्टर को वेक्टर के अंदर ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी वेक्टर आना चाहिए। तो इसलिए हम जीरो के ऊपर क्या लगा देंगे, जीरो के ऊपर एरो लगा देंगे, तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो वेक्टर है ये जीरो वेक्टर है, इसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का कंसेप्ट। ठीक है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल हो और उसकी कोई ना कोई फर्जी डायरेक्शन हो, यानी कि जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, नल वेक्टर कहलाता है, या फिर हम इसको कहते हैं जीरो वेक्टर। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, अनदर वेक्टर, हाँ जी, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को अगर हम यहां पे यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं यूनिट वेक्टर है, इसके लफ्ज से शो हो रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है, कि यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट मींस होता है वन। अक्सर स्टूडेंट यहां पे लिख देते हैं कि यूनिट मींस होता है वन। अब इसको जब डिफाइन करते हैं कि यूनिट मींस होता है वन, लेकिन कैसे वन होता है, हमने अपने माइंड में किस तरह से इसको बिठाना है। बच्चों इसके लिए भी हिंट है, वो हिंट क्या है, वो इस तरह से है कि यूनिट मींस वन, लेकिन वन किस तरह से याद करेंगे, क्योंकि बुक्स के अंदर अगर हम देखें तो यूनिट नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इस तरह से हर बुक के 10 से 12 चैप्टर 15 चैप्टर भी होते हैं। तो इससे हमें थोड़ा डाउट होता है कि यूनिट मींस 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, लेकिन हम इसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे, यूनिट का मतलब जानेंगे कि यूनिट का मतलब होता क्या है। बच्चों आज मैं आपको इसकी हिंट बता रहा हूं कि याद करने का एक तरीका है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे।
ताकि ये आपके माइंड में बैठ जाए और कभी ना भूले। तो इस तरह से है, यूनिट मीन्स होता है, यूनिट का जो लफ्ज़ है ये यूनिटी से निकला गया है। यूनिट का जो लफ्ज़ है ये यूनिटी से निकला गया है। यूनिटी का मतलब होता है, यूनिटी से मुराद यूनाइटेड, ठीक है। और यूनाइटेड का मतलब होता है मुत्तहद हो जाना। जब कोई चीज़ मुत्तहद हो जाती है वो एक बन जाती है। अब मेरे पास मिसाल के तौर पर बोर्ड मार्कर हैं, मेरे पास 5 बोर्ड मार्कर हैं, अलग-अलग हैं, मुख्तलिफ कलर्स के बोर्ड मार्कर हैं। अब ये अलग-अलग हैं, जब मैं इनको इकट्ठे करूंगा तो ये आप देखें ये एक बन गया है। तो यूनिट का जो लफ्ज़ है ये यूनिटी से निकला है, और यूनिटी से मुराद यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब होता है मुत्तहद हो जाना। जब कोई चीज़ मुत्तहद हो जाती है वो एक बन जाती है। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो, 1 के बराबर हो, तो ऐसा वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है। और दूसरी बात, एक तो हमें ये मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है कि मैग्नीट्यूड 1 होती है, और दूसरा ये जो वेक्टर गिवन हो उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है। तो ये हम इसको डिफाइन कर देंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब वेक्टर अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये मेरे पास आ जाता है, यूनिट का जो लफ्ज़ है, यूनिट का जो लफ्ज़ है ये यूनिटी से निकला गया है। यूनिटी, यूनिक। और यूनिटी का जो लफ्ज़ है ये यूनाइटेड से निकला गया है। यूनाइटेड, अच्छा, यूनाइटेड का मतलब होता है मुत्तहद हो जाना। यूनाइटेड का मतलब होता है मुत्तहद हो जाना। और जब कोई चीज़ मुत्तहद हो जाती है वो क्या बन जाती है, वो एक बन जाती है, यानी कि 1। तो इससे मुराद ये हुआ, यूनिट से मुराद ये होता है, या यूनिटी से मुराद ये होता है, यूनिटी को हम लेते हैं, यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिटी मीन्स 1। यूनिटी मीन्स क्या होता है, 1। अब ऐसा वेक्टर जब हम इसको डिफाइन करेंगे, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो, तो वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 एंड आल्सो गिवन द डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन भी गिवन हो, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। हम इसको डिफाइन कर लेंगे, अ वेक्टर whose magnitude is equal to 1 and the magnitude is equal to 1 and the direction is given is known as unit vector। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 एंड डायरेक्शन इज गिवन इज नाउन एज यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन गिवन हो और उसकी मैग्नीट्यूड किस चीज़ के इक्वल हो, 1 के इक्वल। अगर आप देखें तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर की, वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। मैग्नीट्यूड किस चीज़ के इक्वल है, 1 के इक्वल है। और दूसरी बात ये बताता है, ये वेक्टर हमें बताता है, यूनिट वेक्टर हमें ये किसके बारे में बताता है, ये डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है कि इसकी डायरेक्शन भी गिवन होती है। एक तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 हो और दूसरा इसकी डायरेक्शन क्या हो, गिवन हो, तो ये यूनिट वेक्टर कहलाता है, इस कॉल्ड यूनिट वेक्टर। हाँ जी, इसका सिंबल क्या होता है, सबसे जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ,
जो अक्सर स्टूडेंट जो है ना मिस्टेक करते हैं और अक्सर ऑब्जेक्टिव के अंदर गलतियां करते हैं, उसकी मैं एग्जांपल भी साथ साथ दूंगा कि यूनिट वेक्टर जो होता है, अगर इसकी डायरेक्शन गिवन है, यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता। सबसे मेन जो बात है, यूनिट वेक्टर का कोई अपना यूनिट नहीं होता। यूनिट वेक्टर इज नॉट अ यूनिट। यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट। ये एमसीक्यूज याद रखना है। यूनिट वेक्टर जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता, ये याद रखना है। अब आते हैं इसके ऊपर कि इसका जो है ना, इसका सिंबल क्या है, हम इसको किससे डिनोट करते हैं। अच्छा, इसका जो सिंबल होता है यूनिट वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर का जो सिंबल होता है यूनिट वेक्टर को ए से डिनोट करते हैं। फर्ज का ये वेक्टर ए है और इसका जो सिंबल होता है कि फर्ज का ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और इसकी जो अलामत होती है यूनिट वेक्टर को, इसके ऊपर या तो कैप लगाते हैं, इसको कैप बोलते हैं, या फिर हैट कहते हैं। इसको बोलते हैं कैप या फिर क्या बोलते हैं, हैट। ए के ऊपर मैंने या तो कैप लगा दी या फिर हैट लगा दी, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। और इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है, बच्चों एक बात याद रखनी है, अक्सर आप जो ना ऐसा करते हैं कि जब आप यूनिट वेक्टर को पढ़ रहे होते हैं, हमेशा अक्सर स्टूडेंट जो ना क्या करते हैं, वो फार्मूले को रट्टा लगा लेते हैं। कोई मैग्नीट्यूड ऊपर लिखता है, कोई नीचे लिखता है, जिससे आपका फार्मूला गलत हो जाता है। तो इसको याद करने का तरीकाकार सही ये है, याद कर लेना है, आपने देख लेना है कि आपके पास जो यूनिट वेक्टर होता है, सिंपली वेक्टर जो होता है उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो सिंपली मैं उसको लिख लूंगा कि मेरे पास जो वेक्टर होता है, वेक्टर जो होता है इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय होता है डायरेक्शन। वेक्टर जो होता है, एक आम वेक्टर जो होता है, उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। अब मैं सब के नीचे क्या लिखता हूं, क्योंकि हम वेक्टर ए पढ़ रहे हैं, तो ये मेरे पास इसके लिए मैं शो कर देता हूं कि मेरे पास ये वेक्टर ए है, यहां पे ए लिख लेता हूं, इज इक्वल टू लिखता है मैग्नीट्यूड की जगह पर ए लिख लेता हूं, और मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन की जगह पर भी ए लिख लेता हूं। अब इसका सिंबल लिखते हैं ऊपर। वेक्टर है, वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, ए के ऊपर डायरेक्शन लगा देंगे, ए वेक्टर। उसके बाद आगे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की ये अलामत होती है, स्लैश लगा देते हैं दोनों साइड पे। और सेकंड जो है ना, जब मॉड इसको कहते हैं। और डायरेक्शन के लिए हमें यूनिट वेक्टर पढ़ रहे हैं तो ए के ऊपर कैप लगा देंगे। अब अगर हम इसका फार्मूला बनाएं तो फार्मूला इस तरह से बनाए, मैग्नीट्यूड इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे आएगी तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे पास ये फार्मूला जो बन जाएगा, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला बन जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर, मैं एक एमसीक्यूज यहां पे सॉल्व करूंगा कि एमसीक्यूज क्या है। वो एमसीक्यूज कुछ इस तरह से है कि अगर हम देखें, इसका मैं एमसीक्यूज 1 एक सॉल्व कर देता हूं। अक्सर जो है ना ये एमडी केट या ई केट के अंदर ये क्वेश्चन आता रहता है कि आपने वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो इसका एमसीक्यूज है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच वन इज नॉट करेक्ट। मेरे पास एक क्वेश्चन है विच वन
इज नॉट करेक्ट। विच वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट नहीं है, तो यह चीज हमने देखनी है। अब सबसे पहला जो ऑप्शन आ जाता है, मैं यही फॉर्मूला लिख देता हूं, यहां से उठा के यहां पे रख देता हूं। ए ऑप्शन, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला मैंने यहां पे रख दिया है। अब सेकंड मेरे पास ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी जो है वो ये है, अब ये मैग्नीट्यूड इस साइड पे डिवाइड हो रही है, अगर मैं इसको इस साइड पे ले आऊं तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, ए यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर के। फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं यहां पे लिख लेता हूं, मैग्नीट्यूड डिवाइड हो रही है, इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि वेक्टर ए का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हमने वेक्टर ए मालूम करना हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू आ जाएगा, किस चीज का इक्वल आ जाएगा, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड, साथ में आ जाएगी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। और मेरे पास सी ऑप्शन ये है। अब सी ऑप्शन में मैं क्या करता हूं, अब अगर मैंने मैग्नीट्यूड मालूम करनी हो तो मेरे पास ये यूनिट वेक्टर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आ जाएगी वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए यूनिट वेक्टर। तो ये फार्मूला भी मेरे पास बन सकता है। अब इस फार्मूले को मैं यहां से उठाकर ऑप्शन सी में लिख लूंगा कि मेरे पास ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए यूनिट वेक्टर, ए मैग्नीट्यूड। अब ये मेरे पास तीन फार्मूले बन गए। अब मैं गारंटी से ये कह रहा हूं, चैलेंज से कह रहा हूं कि ये तीनों फार्मूले ठीक हैं, बिल्कुल ओके हैं, लेकिन इसकी एक रीजन है, वो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब मेरे पास ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी के अंदर ऑल इज करेक्ट, ऑल इज करेक्ट। ऑल इज करेक्ट, तो इनमें से तीनों ऑप्शन या चारों ऑप्शन ये सही हैं, तो आपने इसमें बताना है। अब मेरी स्टेटमेंट क्या आती है, जरा स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं तो अक्सर स्टूडेंट 100 में से 99 जो स्टूडेंट हैं वो यही कहेंगे यहाँ पे तो कोई आंसर है ही नहीं, सारे फार्मूले ठीक हैं, लेकिन एक मिस्टेक है इसके अंदर, एक लॉजिक है इसके अंदर। वो कौन सी लॉजिक है? अगर हम पहला वेक्टर देखें तो ये वेक्टर ए है, मैंने फार्मूला यहाँ पे उठा के दिया। अब दूसरे में अगर हम वेक्टर ए मालूम करें, मैग्नीट्यूड डिवाइड हो रही है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैसे लिख दिया है। फिर अगर हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकालें तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें ऑल इज करेक्ट, तो 4 ऑप्शन भी ठीक है। अब इसमें से मेरी स्टेटमेंट ये थी विच वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से गलत कौन सा है। तो बच्चों याद रखना है, मेरे हिसाब से और करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, यानी कि सही हो ये ऑप्शन होगा यहां पे। ये जो फार्मूला है ये रॉन्ग फार्मूला है। अगर आप इसको देखें ये रॉन्ग है। कैसे? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर की जो टाइप होती हैं, वेक्टर को वेक्टर के ऊपर डिवाइड नहीं कर सकते हम, ठीक है। वेक्टर को वेक्टर के ऊपर ऐड तो कर सकते हैं, वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों याद रखना है वेक्टर को वेक्टर पे डिवाइड नहीं कर सकते कभी भी। आप देखें यहां पे ये वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए यूनिट वेक्टर, चाहे वो यूनिट वेक्टर है लेकिन है तो वेक्टर ना, तो वेक्टर को वेक्टर पे डिवाइड आप कभी भी नहीं कर सकते। इस वजह से हम लिख देंगे
वेक्टर, इसकी रीजन क्या है? वेक्टर which cannot divide by वेक्टर। वेक्टर को वेक्टर पे आप डिवाइड ही नहीं कर सकते, ये है। तो इनमें से सही ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ऑप्शन सी है। आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में अक्सर बच्चे ये कहेंगे ये तो वेक्टर फार्मूला तो ठीक है, बिल्कुल। बच्चों ये लॉजिक ये है कि जब हम वेक्टर पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं, उसके अंदर ये हमारे पास रूल है कि वेक्टर को वेक्टर पे आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास इट इज करेक्ट आंसर सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज के लिहाज से विच इज नॉट करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, हम इसकी जो है ना इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर इसको देखते हैं। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर देखें तो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर के अंदर ये हमारे पास आ जाता है। तो यूनिट वेक्टर अगर हम देखें तो यूनिट वेक्टर हमारे पास ये 3 किस्म के होते हैं। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर 3 किस्म के होते हैं। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये अगर हम स्पेस के अंदर देखें तो स्पेस के अंदर यानी कि हम इसको देखते हैं 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो वेक्टर होता है तो ये 3 किस्म के होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, ये हमारे पास ओरिजिन होता है। अब अगर आप देखें एक्स एक्सिस में हम जो यूनिट वेक्टर लेते हैं, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर हमेशा, अगर हम ओरिजिन से यहां पे एक्स एक्सिस में जाएं तो यहां पे यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं, और अगर हम वाई एक्सिस में जाएं तो यहां पे यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं, और जी एक्सिस में जाएं तो यहां पे यूनिट वेक्टर के कैप लेते हैं। तो हमारे पास 3 किस्म के यूनिट वेक्टर होते हैं, आई, जे एंड के। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस की, तो यहां पे जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, और अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो यहां पे जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है, और अगर हम जी एक्सिस की बात करें तो ये हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, के कैप होता है। तो 3 किस्म के यूनिट वेक्टर होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा ये आई, जे एंड के ये यूनिट वेक्टर हैं? तो याद रखना है यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो तीनों यूनिट वेक्टर हैं याद रखने के लिए, तो ये तीनों यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास ये तीनों जो यूनिट वेक्टर हैं आई, जे एंड के, आई इज इक्वल टू होता है जे इज इक्वल टू होता है के। ये 3 जो यूनिट वेक्टर होते हैं आई, जे एंड के इज इक्वल टू होते हैं 1 के, इज इक्वल टू होते हैं 1 के। तो ये याद रखना है, ऐसे वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो तो हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। और एक और ये जरूरी बात है, इसको आपने देखना है कि ये तीनों जो वेक्टर होते हैं ये वेक्टर के क्या कहलाते हैं, स्पेसिफाइड वेक्टर कहलाते हैं। स्पेसिफाइड वेक्टर ये हमारे पास एक स्पेशल वेक्टर होते हैं, और जब हम बुक में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर हैं ये स्पेसिफाइड वेक्टर हैं, लेकिन याद रखना है अनस्पेसिफाइड वेक्टर भी होते हैं। हम सिर्फ यही समझते हैं कि हमारे पास यूनिट वेक्टर 2 किस्म के होते हैं, 3 किस्म के होते हैं, आई, जे एंड के। लेकिन याद रखना है यूनिट वेक्टर की और भी 2 टाइप हैं, उनको हम अनस्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर कहते हैं। वो कौन कौन से वेक्टर हो सकते हैं? एक वेक्टर आर है और दूसरा वेक्टर एन है, जिसको हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ये जो है कि मेरे पास ये जो ना यूनिट वेक्टर अनस्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर
अनस्पेसिफाइड जो यूनिट वेक्टर होते हैं, ये हमारे पास वेक्टर आर, जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन। ये दो ऐसे यूनिट वेक्टर हैं जिसको हम अनस्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये अनस्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर हैं, तो याद रखना है हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होते हैं ये आई जे के और इसके साथ आर एंड एन। हमें कैसे पता चलेगा कि आर जो है ना एक यूनिट वेक्टर है? तो इसमें एक एमसीक्यूज मैं यहां पे दे देता हूं कि मेरे पास एक एमसीक्यूज है, ठीक है। आर जो है ना ये वेक्टर है, इसकी जो है ना ये इज इक्वल टू है 1/2 अंडर रूट आई प्लस 1/2 अंडर रूट जे। ये मेरे पास एक एमसीक्यूज है। अब हमने इसको सॉल्व करके बताना है क्या ये वाकई यूनिट वेक्टर है या नहीं है। अगर हम मैग्नीट्यूड लें, अगर इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाती है? 1 के इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब है ये यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 के इक्वल है तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, वरना यूनिट वेक्टर नहीं है हमारे पास। मैग्नीट्यूड लेने का तरीकाकार क्या होता है? मैग्नीट्यूड अगर हम आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी? तो हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। सॉल्व जब इसको करेंगे हम तो ये हमारे पास आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आ जाएगी 1/2 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 1/2 अंडर रूट इसका भी, और इस सारे का अंडर रूट आ जाए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 वैसे आ जाएगा, 2 अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, तो ये बन रूट आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 + 1 आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें 1 + 1 ये 2 डिवाइडेड पे क्या आ जाएगा? 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 अंडर रूट, और 1 अंडर रूट किस चीज़ के इक्वल है? तो ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू है किस चीज़ के इक्वल है? 1 के इक्वल है। हमें ये पता चल गया कि इसकी मैग्नीट्यूड किस चीज़ के इक्वल आ रही है? 1 के इक्वल आ रही है। अगर मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर की 1 के इक्वल है तो इसका मतलब है ये वेक्टर क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। उम्मीद है बच्चों ये टॉपिक अच्छी तरह आपको समझ आया होगा और इसकी काफ़ी गहराई में मैं गया हूँ। उम्मीद है आप मेहनत के साथ इस लेक्चर को जो है ना अच्छी तरह जजमेंट लगाएंगे। जितनी मेहनत मैंने की है आप भी उसी मेहनत से इस लेक्चर को देखेंगे और उसी मेहनत से आप इसको याद करेंगे। उम्मीद है जो हमारे बकिया लेक्चर हैं जो नेक्स्ट आने वाले हैं इससे भी बेहतर से बेहतर होंगे। अल्लाह हाफिज़।